अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके स्पीक्स और आप देख रहे हैं डॉन एडिटोरियल्स विद उर्दू एनालिसिस एंड ट्रांसलेशन। आज है 4 फरवरी 2022 और आज के एडिटोरियल को जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका टाइटल है इजरायली अपार्थाइड। बेसिकली ये इजरायली नस्ली इम्तियाज़ जो है पैलेस्टीनियन के साथ उसके ऊपर है कि वो किस तरह उन्हें इस्तेहसाल का शिकार बनाया जा रहा है। और इस एडिटोरियल को डिस्कस करने से पहले मैंने आपके लिए थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री भी प्रिपेयर की है कि मैं आपको बताऊं कि पैलेस्टीनियन और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट या अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, उसकी वजूहात क्या थी। और उसके साथ मैं आपको मैप भी शो करता हूँ सबसे पहले, ताकि आप देखें किस तरह 1916 से लेकर ऑनवर्ड और अभी तक किस तरह पैलेस्टीनियन को अपनी ही ज़मीन से बेदखल किया गया है। और मुख्तलिफ उनके फिर एग्रीमेंट हुए, जैसे डील ऑफ द सेंचुरी हो गई, ओस्लो एकॉर्ड्स हो गए, और बेलफोर्ड डिक्लेरेशन क्या है मैं आपको बताऊंगा, ब्रिटिश मैंडेट क्या था। तो इस तरह फिर कायद आज़म का ओपिनियन या उनका व्यू क्या था इसराइल जब एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री बना था। तो सबसे पहले हम मैप को डिस्कस करते हैं और फिर मैं आपको ये पॉइंट्स बताता हूँ इन जो एग्रीमेंट्स के तहत किस तरह इस्तेहसाल किया गया पैलेस्टाइन का। जी, ये देखिए पैलेस्टाइन का जो मैप है 1917 के अंदर, ये ब्लैक जितना भी कलर आपको नज़र आ रहा है ये पूरी ही पॉपुलेशन, पूरा एरिया पैलेस्टाइन का फ़लस्तीनियों का है। और इसमें जो जेरूशलम, टेल अवीव, गज़ा, ये सारी जो हैं सिटीज़ पैलेस्टीनियन की थी, मुसलमानों की थी। उसका 1947 में देखिए क्या बना। ये ब्लैक जो कलर है ये पैलेस्टीनियन को शो कर रहा है। आप देखें ये कितना सिमट कर सिकुड़ कर बहुत ही कम रह गया है। और उसके बाद फिर 1948 के अंदर जब ये स्टेट इसराइल जो है स्टेट बनी, इंडिपेंडेंट स्टेट बनी, तब आप देखिए कि येलो कलर जो है वो बढ़ गया है और यहाँ पे बहुत कम तादाद में इनको एरिया मिला है पैलेस्टीन को। फिर आप 1967 में देखिए और सुकड़ता जा रहा है एरिया, और फिर अब प्रेजेंटली सिर्फ ये जो है एरिया पैलेस्टाइन के बाद, जिसमें वेस्ट बैंक और गजा स्ट्रिप इनके पास है। तो आप देखिए ये जो बाहर से लोग आए, ज्यूज़ आए, और उन्होंने किस तरह इसराइल पैलेस्टाइन के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। और यहाँ ब्लैक स्पॉट जो पूरे का पूरा मैप जो था 1917 में, वो किस तरह सुकड़ कर आप देखें पैलेस्टीनियन एक माइनॉरिटी के अंदर आ गए और उन्हें वहाँ से बेदखल किया जा रहा है। अब हम पॉइंट्स देखते हैं और हिस्ट्री को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये किस की वजूहात क्या थी कि पैलेस्टीन का इतनी पॉपुलेशन और एरिया होने के बावजूद वो वहाँ के सिटीज़न भी थे, वहाँ के वो रिहायशी भी थे, वहाँ के वो आबा अजदाद उनके वहाँ रहे हैं, मुसलमानों के, पैलेस्टीनियंस के, और अब जाके अपनी ही ज़मीन में बेदखल हो गए वहाँ से। तो देखते हैं इनकी वजूहात क्या है। आइए हम एडिटोरियल में जो हिस्ट्री मेंशन की गई उसको हम डिस्कस करते हैं। जी, आपने मैप तो देख लिया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसके एंड का जो पेज है, लास्ट पेज, उसके ऊपर लिखा होता है कि दिस पाकिस्तानी पासपोर्ट इज़ वैलिड फॉर ऑल द कंट्रीज एक्सेप्ट इसराइल। तो आप जो है डायरेक्टली पाकिस्तान इसराइल ट्रैवल नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि कायद-ए-आज़म का व्यू ये था कि इसराइल के बारे में कि इसराइल एज अ डैगर इन द हार्ट ऑफ द अरब वर्ल्ड, कि ये एक खंजर है, घोंपा गया है जो अरब वर्ल्ड की पीठ में इसराइल की शक्ल में, जब ये इंडिपेंडेंट कंट्री बना। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इसराइल इज़ द इलिजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द वेस्ट, के ये एक इलिजिटिमेट इलीगल चाइल्ड है वेस्ट का। ये कायद का ओपिनियन था। और देखते हैं हम अब हिस्ट्री को। तो वाई पैलेस्टाइन इज़ इम्पॉर्टेंट। अब ये पैलेस्टाइन इम्पॉर्टेंट क्यों है ज्यूज़ और मुस्लिम्स के लिए रिलीजियसली? ये है कि यहाँ पे टेम्पल ऑफ माउंट है जो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और रिलीजियस प्लेस मानी जाती है ज्यूज़ के लिए, और मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों की ही तारीख इससे जुड़ी है, रिलीजियस जो इस्लामी या मजहबी जो तारीख है इन दोनों की, क्योंकि बाइबल में टेम्पल ऑफ माउंट का जिक्र है, और फिर मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस ये मुसलमानों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप जानते होंगे क्यों। पैलेस्टाइन पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर, 88 मुस्लिम क्रिश्चियन 10। अच्छा, पैलेस्टाइन जो था ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। आपने अर्तुगरुल तो देख रही हैं आप, उस वक्त ये उसी ही ईरा को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरह उनकी ऑटोमन एम्पायर की सल्तनत थी। और उसमें क्या था, इस पैलेस्टाइन के अंदर 88% मुस्लिम थे, 10% जो थे क्रिश्चियन और 3% ज्यूज़ थे। फॉल ऑफ ऑटोमन एम्पायर आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन के अंदर ऑटोमन एम्पायर्स जो थे वो जर्मनी को सपोर्ट कर रहे थे, यूके, फ्रांस और ब्रिटेन इनके खिलाफ। और जब इनको जर्मनी को शिकस्त हुई तो फिर ब्रिटेन ने ये डिसाइड किया, इन पावर्स ने डिसाइड किया कि इसको ऑटोमन एम्पायर को है तोड़ा जाए, डिसइंटीग्रेट किया जाए, और इसको फिर मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया। और तब ही जो है ऐसी इसी स्टेट जो है पैलेस्टाइन के अंदर जो ज्यूज़ था उनका वजूद आया।
उसके बाद एक थी साइको पिको एग्रीमेंट था 1916 के अंदर। इस एग्रीमेंट के अंदर ब्रिटिश को ये जो एरिया है वो मिला था, कि इसको उन्होंने बल्कि डिसाइड किया था 1916 के अंदर कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर के अंदर हम जीतेंगे तो हम ऑटोमन एम्पायर को डिसइंटीग्रेट करेंगे, तोड़ेंगे, और उसमें जो पैलेस्टाइन का हिस्सा होगा वो बेसिकली ब्रिटेन के कंट्रोल में आएगा, क्योंकि रशिया और फ्रांस वो भी उसे रूल करना चाहते थे। फिर हुआ बाल्फोर डेक्लरेशन नवंबर 1917 के अंदर। ये एक लेटर लिखा गया था फॉरेन सेक्रेटरी जो आर्थर जेम्स बाल्फोर, उन्हीं के नाम पे ये डेक्लरेशन है, जिन्होंने लॉर्ड रोथस्चाइल्ड चाइल्ड को लिखा था। और इसमें ये बात की गई थी कि दैट मेड पब्लिक दैट ब्रिटिश सपोर्ट ऑफ ज्यूज होमलैंड इन पैलेस्टाइन। उन्होंने ये इसमें वादा किया है, उन्होंने लिखा था कि जैसे ही ब्रिटेन जो है जंग जीत जाएगा वर्ल्ड वॉर वन, तो फिर पैलेस्टाइन को एक होमलैंड देगा, क्योंकि जूस के खिलाफ को पता है कि हिटलर और बाकी इनका बड़ा ही तासुबाना रवैया था और वो उन्हें अपने ही कंट्री से निकाल रहे थे। तो इनको एक जगह चाहिए थी रहने के लिए, और फिर ये बाल्फोर डिक्लेरेशन के अंदर ये बात की गई कि ज्यूस को हम एक होमलैंड ज़रूर देंगे। बट और इसके बाद फिर जैसे ही वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म हुई तो फिर ये पूरा जो एरिया है 1923 और 19 से लेकर 1948 तक ब्रिटिश मैंडेट के हिस्सा बना, और इसे एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है वो देख रहे थे। फिर यूएन डील हुई 1947 में, और उस डील के तहत 55% लैंड जो थी वो जूस को दी गई, हालांकि उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 30% थी, और 45 जो परसेंट लैंड थी वो पैलेस्टीनियन को दी गई, और हालांकि उनकी पॉपुलेशन जो थी वो ऑलमोस्ट 70% थी। उसके बाद 1948 और 49 के अरब इसराइल वॉर, इजिप्ट वगैरह सारे मिलकर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो है लड़े इसराइल के साथ, बट इसराइल केम विक्टोरियसली। फिर 6 डेज वॉर इन 1967 के अंदर वो भी इसराइल ने जीती। फिर इंतिफादा अपराइजिंग्स हुई 1987 से लेकर 1989 तक। फिर 2000 से 2005 तक ये एक अपराइजिंग्स थी जो पैलेस्टीनियंस लड़ रहे थे इसराइल जो ऑक्यूपेशन है, इलीगल ऑक्यूपेशन है, उसके खिलाफ, और इसमें बहुत ज़्यादा लॉस जो है पैलेस्टीनियन का हुआ। ओस्लो एकॉर्ड्स जो है 1993 के अंदर, इसमें पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो थी, जिसे यासर अरफात लीड कर रहे थे, उन्होंने रिकग्नाइज किया इसराइल को, और फिर पीएलओ वाज डिक्लेयर। और पीएलओ को फिर ये हुआ कि उन्होंने इसराइल ने और बाकी वेस्टर्न पावर्स ने एज द पॉलिटिकल पार्टी कंसीडर किया। पैलेस्टाइन को सेल्फ गवर्नमेंट का इजाज़त मिली गज़ा और वेस्ट बैंक के अंदर। हमास जो था एक और ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको कहा जाता है कि वो थोड़ा सा मिलिट्री एक विंग थी, और उन्होंने इसको अपोज किया, क्योंकि वो चाहते हैं कि बिल्कुल ही तबाह किया जाए इसराइल को, वो कभी भी नहीं मानते इसे। तो डील ऑफ द सेंचुरी फिर हुई बाय ट्रम्प 2022 के अंदर, जिसे फ्रॉड ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है। इसकी आप डिटेल देख लीजिए, इसमें भी जितनी भी बातें इसराइल के हक में वो सारी की गई। जेरूसलम को जो उनका कैपिटल माना गया, और उसके बाद जो अभी इलीगल ऑक्यूपेशन है उसे बरकरार रखा गया, और इसके साथ साथ जो जितनी भी ताल्लुकात पैलेस्टाइन इस्तवार रखेगा या ताल्लुकात कायम करेगा बाकी वर्ल्ड के साथ, उसमें वो इसराइल से अपना कंसेंट ज़रूर लेगा और अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकेगा। तो ये आप इस डिटेल देख सकते हैं, और इसे फ्रॉड ऑफ द सेंचुरी भी कहा जाता है। उसके बाद अब्राहम एकॉर्ड्स जो हैं, अब्राहम एकॉर्ड्स बेसिकली जॉइंट स्टेटमेंट बिटवीन इसराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स, और ये 2020 के अंदर, इसी में ही हमारी जो एक अरब कंट्री हैं उन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। इससे पहले इजिप्ट भी कर चुका है, और मुख्तलिफ और कंट्रीज़ भी एक्सेप्ट कर चुके हैं, इसराइल को रिकगनाइज कर चुके हैं एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। और रिसेंटली जो इनके इसराइल के जो प्रेसिडेंट हैं वो यूएई के अंदर मौजूद हैं। और अब हम देखते हैं कि ये एडिटोरियल क्या डिस्कस करता है। तो ये थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री थी अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट जो है, पैलेस्टाइन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट की, और अब हम देखते हैं कि एडिटोरियल क्या बात कर रहा है। For the Palestinians dispossessed by Israel in 1948 and subsequent waves of violence and state-sponsored brutality, apartheid is an apt term to describe their plight. बेसिकली पैलेस्टीनियन को जिस तरह बेदखल किया गया है, डिस्पोजेस बेदखल करना, इसराइल 1948 से लेकर जब तक वो उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस का ऐलान किया है, और उसके बाद सब्सिक्वेंट उसके बाद की जितने भी वायलेंस की तशद्दुद की वेव्स जो चलती रही, लहरें चलती रही हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड रही हैं, उनको कम्प्लीटली जो रियासत ने सपोर्ट किया है इसराइल की ब्रुटेलिटी। और उसके अपार्थीड का मतलब है नस्ली इम्तियाज, सेपरेटनेस। हालांकि अपार्थीड का जो थीड का टर्म है ये अफ्रीका के अंदर इस्तेमाल हुआ था। आपको नेल्सन मंडेला का नाम याद होगा कि उस वक्त अफ्रीका के अंदर ब्लैक्स और वाइट के अंदर जो एक डिफरेंस था कि, और उनको उसी ही चीज़ को जो अपार्थीड मूवमेंट कहा जाता है। और ये बिल्कुल जो हालत पैलेस्टीनियंस के इसराइल के अंदर, ये बिल्कुल उस टर्म को, इस जार्गन को बिल्कुल
अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं कि पैलेस्टीन के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। और प्लाइट का मतलब है अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, जो उनकी है बिल्कुल मिजरेबल कंडीशन है। टुडे दे आर स्ट्रेंजर्स इन देयर ओन लैंड, अपरूटेड, इम्प्रिजन एंड किल्ड एट विल बाय द इजराइली मिलिट्री मशीन्स। और आज वो पैलेस्टीनियंस जो हैं वो अपनी ही ज़मीन में, अपने ही इलाके के अंदर, अपने ही वतन में जो है स्ट्रेंजर्स बने बने हुए हैं, और उसके बाद उनको अपरूटेड किया, मतलब उखाड़ा जा रहा है उनको, अपने ही इलाकों से उठा के फेंका जा रहा है और इम्प्रिजन जेल में डाला जा रहा है एट विल, अपनी ही मर्जी के मुताबिक इसराइल जो ये काम कर रहा है, जब चाहता है वो पैलेस्टीनियन के साथ ये सलूक करता है। तीस ग्रिम, ग्रिम का मतलब है ब्लीक, ग्लूमी, के बहुत ही सैड सिचुएशन है, ग्लूमी सिचुएशन है। दीज ग्रिम इफेक्ट्स, ये इस तरह के जो फैक्ट्स हैं, हैव बीन हाईलाइटेड टाइम एंड अगेन विद द लेटेस्ट इटरेशन कमिंग इन एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट। अब बेसिकली ये जो एडिटोरियल बता रहा है कि अभी ये जो बिल्कुल ग्लूमी फैक्ट्स जो हाईलाइट किए गए, हालांकि आते रहते हैं पर अब रिसेंटली इटरेट किए गए हैं, रिपीट किए गए हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अंदर। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका हेडक्वार्टर जो है यूके के अंदर है। The extensive document serves an indictment of the Israeli state, saying in very clear terms that Israel is involved in the crime of apartheid against Palestinians। ये जो रिपोर्ट है इसने एक्सटेंसिवली बिल्कुल वाजह तौर पे ये कहा है कि ये जो इंडाइटमेंट है, फर्द जुर्म आयद किया है इन्होंने, इस रिपोर्ट ने इजरायली स्टेट के ऊपर, उसमें क्लियरली ये बात की है कि द क्राइम जो इसराइली है वो इन्वॉल्व है, शामिल है, ये जो क्राइम किया जा रहा है ये अपार्थाइड का क्राइम है अगेंस्ट पैलेस्टीनियन, ये नस्ली इम्तियाज़ का जो सलूक किया जा रहा है पैलेस्टीनियन के साथ, और इन सारे ही सिचुएशन को उन्होंने इस तरह डिस्क्राइब किया है। The report released earlier this week says Tel Aviv routinely indulges in seizing Arab land, restricting movement, denial of nationality as well as unlawful killings। और इस रिपोर्ट ने यह भी रिलीज़ किया है कि टेल अवीव जो है, इसराइल की बात हो रही है, रूटीनली इंडल्ज इन्वॉल्व होता है अरब की जो सीज़ करना, कब्ज़ा करना अरब लैंड्स के ऊपर, पैलेस्टीन की लैंड्स के ऊपर, रिस्ट्रिक्ट करना उनकी मूवमेंट को, और डिनाइल ऑफ उनको नेशनैलिटी जो है का हक भी देने से जो है इनकार करता है, और फिर उनकी अनलॉफुल किलिंग्स भी, और उन्हें फिर अपनी ही विल पे मारता रहता है। फॉर दोज who have been documenting the Palestinian plight, none of this is new। और जो लोग इस केस को, इस मूवमेंट को फॉलो कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, ये रूटीन सी बात है कि इस तरह पैलेस्टीनियंस को बेदर्दी से मारा जाता है। येट वॉट इज़ पर्टिकुलरली आयरनिक इज़ दैट अराउंड द सेम टाइम द ह्यूमन राइट्स बॉडी रिलीज this damning indictment, the Israeli president was being feted in the UAE in the landmark visit। और इसमें जो है सितम ज़रीफ़ी की बात यह है, आयरनिक बात यह है कि उसी ही टाइम पे ह्यूमन राइट्स बॉडी जो उन्होंने अपनी ये डैमनिंग, जिसके अंदर कंडेम किया गया है इस तशद्दुद को पैलेस्टीनियन के साथ जो किया जा रहा है, उसी ही वक्त जो है इजरायली प्रेसिडेंट मौजूद हैं, इसाक हर्जोग प्रेसिडेंट हैं इसराइल के, वो ऑनर्ड किया जा रहा है उन्हें यूएई के अंदर। वो एक इस्लामिक मुस्लिम कंट्री है जिसके अंदर उनको इतना बड़ा वालिहाना जो उनका इस्तकबाल किया जा रहा है, और उसी ही टाइम पे मुसलमान जो हैं, पैलेस्टीनियंस हैं, वो पैलेस्टाइन के अंदर उन्हें बेदर्दी से जो उनके ऊपर जुल्म जारी हैं। तो उसी ही वक्त यहाँ पे यूएई के अंदर उन्हीं के, इसराइल के प्रेसिडेंट को वेलकम किया जा रहा है, विदाउट सो मच एज पीप फ्रॉम द पैलेस्टीनियन अरब ब्रदर्स इन द डिफेंस ऑफ द फॉर्मर। और वहाँ से पैलेस्टीनियन ब्रदर्स, अरब ब्रदर्स जो हैं, उनकी तरफ से एक दिफा की झलक भी नज़र नहीं आ रही। The response from the Israeli state has been predictable, terming the report anti-Semitic. Unfortunately, any criticism of Tel Aviv's brutal behavior elicits such defenses of Israel's indefensible action। कि जब कभी भी इसराइल जो है नाकाम हो जाता है कोई जवाब देने में, कोई आंसर करने में, अपनी ब्रूटिलिटीज़ को जस्टिफाई करने के लिए कि वो वहशियाना जुल्म जो पैलेस्टाइन के अंदर कर रहे हैं, तो उनका बड़ा आसान सा जवाब होता है, प्रिडिक्टेबल होता है कि उन्होंने ये कहता है कि एंटी सेमिटिक है। ये सारी रिपोर्ट जो है सिर्फ ज्यूज़ के साथ जो नफ़रत है उसके बेस पे ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है या बनाई गई है, तो उसको सिर्फ इसी तरह जस्टिफाई कर देते हैं। ब्रूटल जो है, बड़ा वायलेंट, वहशियाना तशद्दुद, और इलिसिट रिस्पॉन्स, उनका जो रिएक्शन होता है हमेशा यही होता है। The US Israel's primary protector and patron, meanwhile, has been even more blunt with the American ambassador to Israel
calling the report absurd while the State Department has also rejected it. और अमेरिका जो है उनका इसराइल का प्रोटेक्टर मुहाफिज भी है, पैट्रन सरप्रस्त भी है, और उन्होंने तो क्लियरली कहा है कि ये रिपोर्ट जो एब्सर्ड अनरीजनेबल है, इलॉजिकल और इनअप्रोप्रिएट है, और स्टेट डिपार्टमेंट ने भी इसे रिजेक्ट कर दिया है। तो अमेरिका ने भी डिफेंड किया इसराइल को कि इसराइल ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। दिस इन सेंस इज द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, और यही असल में जड़ है इस प्रॉब्लम की, सेंस है इस प्रॉब्लम की, रूट है इस प्रॉब्लम की, जो इसराइल तशद्दुद कर रहा है पैलेस्टाइन के ऊपर, पैलेस्टीनी लोगों के ऊपर। अटेम्प्ट्स बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी टू होल्ड इसराइल टू अकाउंट आर स्टेमिड बाय इट्स पावरफुल फॉरेन फ्रेंड्स, स्पेशली द यूएस। और जब कभी भी कोई अटेम्प्ट होती है, इंटरनेशनल कम्युनिटी कोशिश करती है कि जवाबदार ठहराए, अकाउंटेबल ठहराए इसराइल को कि जिस तरह की वो ट्रीटमेंट पैलेस्टाइन के लोगों की कर रहा है, तो उस कोशिश को नाकाम बनाया जाता है, हिंडर किया जाता है, स्टेमेड, स्टॉप्ड, ब्लॉक किया जाता है, रुकावट डाली जाती है उसके फॉरेन फ्रेंड्स की वजह से वो। और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट कौन है, वो हमारे अपने ही सुपर पावर जो खुद को तस्लीम करते हैं और दुनिया भी नहीं करती है, यूएस हैं। टेल अवीव knows it can quite literally get away with murder as its western friends will defend its crime vigorously। और टेल अवीव को जो है, इसराइल को ये लगता है कि अगर वो किसी कत्ल के अंदर भी इन्वॉल्व होगा तो वो उससे अपनी जान छुड़ा सकता है, गेट अवे विद द मर्डर, क्योंकि उसे पता है कि उसके वेस्टर्न फ्रेंड्स जो उसे उस बात में भी सपोर्ट करेंगे। तो बहुत कॉन्फिडेंस है इसराइल को अपने वेस्टर्न फ्रेंड्स के ऊपर और अमेरिका के अंदर। स्ट्रांगली, विग्रसली, स्ट्रांगली, फोर्सफुली। Amnesty's Secretary General Angus Kellamard has called for Israel to dismantle the apartheid system and start treating the Palestinians as human beings। और एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो जनरल सेक्रेटरी हैं एग्नेस केलामार्ड, उन्होंने इसराइल से कहा है कि वो डिसमेंटल करे, डिमोलिश करे, डिस्ट्रॉय करे, बुलडोज करे ये जो अपार्थीड की मूवमेंट है, या अपार्थीड का जो जिस तरह नस्ली इम्तियाज़ उनका किया जा रहा है, तशद्दुद किया जाता है, वहशियाना तरीके से उन्हें ट्रीट किया जा रहा है पैलेस्टीनियन को, उसे जो है वो कर्ब करे, डिसमेंटल करे, ख़त्म करे, और उन पैलेस्टीनियन को इंसान समझे कि वो भी एक ह्यूमन बींग है, उनके ऊपर इतना जुल्म ना करे। अनलेस द वेस्ट स्टॉप्स इट्स हिपोक्रेटिकल डिफेंस ऑफ इसराइल एंड द वाइट वॉशिंग ऑफ इट्स क्राइम, दिस इज़ अनलाइकली टू हैपन सून। और ये ऐसा तब ही मुमकिन हो सकता है कि ये इसराइल के जुल्म रुक जाएं, वो तब हो सकता है जब ये जो इनकी मुनाफिकाना दिफा है वेस्ट की तरफ से, इनको जस्टिफाई किया जाता है, इन्हें डिफेंड किया जाता है इसराइल के एक्ट्स को, क्राइम्स को। और दूसरा क्या है कि वाइट वॉशिंग, और जब तक इनकी वाइट वॉशिंग का मतलब ये है कि जब जितना भी ये जुर्म करते हैं, जितने भी ये जुल्म करते हैं इसराइल की हुकूमत करती है, उसे जस्टिफाई किया जाता है, उसे सपोर्ट किया जाता है वेस्टर्न फ्रेंड्स की तरफ। जब तक ये नहीं रुकेंगे, जब तक इन्हें वेस्टर्न फ्रेंड्स जो है सपोर्ट करना नहीं छोड़ेंगे इसराइल को, तब तक ये अपार्थीड सिस्टम जो है चलता रहेगा और इसी तरह ही पैलेस्टीनियन को ट्रीट किया जाएगा। दिस अनलाइकली टू हैपन, और ये तब तक मुमकिन नहीं जब तक ये जो मुनाफिक वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जो इसराइल को भी सपोर्ट कर रही है, ह्यूमन राइट्स की भी बात कर रही हैं, और फिर उनके ही जो जुर्म हैं या उनके ही जो क्राइम्स हैं उनको जस्टिफाई कर रहे हैं और उन्हें एक इनोसेंट साबित कर रहे हैं। तो आज का जो एडिटोरियल था वो बेसिकली इसराइल अपार्थीड और पैलेस्टीन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दिया और हिस्ट्री भी बताई और मैप पे भी शो किया कि किस तरह 1916 या 17 से लेकर ऑनवर्ड अब तक जो हमारे पैलेस्टीनियन ब्रदर्स हैं उनके साथ, उनके ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। Thank you very much. Hope to see you tomorrow with another article, editorial, or opinion. And please subscribe to my channel and share it with your friends. And hope to see you tomorrow. Good luck and have a blessed day ahead. Take care.